नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे पश्चिमी एशिया में जो तनाव बना हुआ है उन खबरों से। पहले इजराइल ईरान पर हमले कर रहा था, हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा था लेबनान में, और फिर ईरान ने पलटकर हमले किए हैं, जिसके बाद से इजराइल में भी काफ़ी तनाव है और इस पूरे मध्य एशिया के इलाके में इस वक्त भारी तनाव बना हुआ है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर जूझ रही है कि आखिरकार ये तनाव क्यों बना है और कैसे इसका समाधान होगा। युद्ध का कभी भी कोई हल नहीं निकलता, अंततः सबको बातचीत के लिए टेबल पर आमने सामने बैठना पड़ता है। वो दिन कब आएगा? लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि कैसे पूरे पश्चिमी एशिया की वजह से दुनिया भर में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। आखिरकार क्यों ये डर है, और ये डर दो वजहों से सबसे अधिक नजर आ रहा है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इस युद्ध से सभी को डर लग रहा है। ईरान भी कह रहा है कि वो इस युद्ध को आगे नहीं ले जाना चाहता है। इजराइल भी कह रहा है कि ईरान के लोगों से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम शांति की बात करते हैं, साथ साथ विकास की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध का खतरा बना हुआ है। इन सब के बीच में आज की जो दूसरी बड़ी खबर है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई, वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई है। दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है। इजरायली अपने आसपास के 5-6 इलाकों में युद्ध में जूझ रहा है। उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और पलटकर वो हमले कर रहा है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं और आज से नहीं, करीब करीब 2-2.5 साल से लड़ रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंच संयुक्त राष्ट्र को कहा जाता है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र कर क्या रहा है और क्यों ऐसा लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र इस दुनिया में शांति बहाल करने के लिए अब कुछ प्रयास भी कर सकता है। अमूमन संयुक्त राष्ट्र की बात सुनी जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों से देखा गया संयुक्त राष्ट्र जैसे नाकाम हो गया है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, उनसे जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का रोल क्या होने वाला है और ईरान और साथ साथ इजराइल की लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है। अब लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट कर देते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में। अब से कुछ घंटे पहले इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक और हमला किया है। यह है उस हमले का वीडियो जो इजरायली सेना ने जारी किया। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने खुफिया जानकारी के आधार पर आज हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया। इसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाके, खुफिया जानकारी जुटाने के उसके उपकरण, कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कितना बड़ा ये हमला था। इंटेलिजेंस कोर हिजबुल्लाह की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी है जो इजराइल और उसकी सेना के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाती है, और इस आधार पर हिजबुल्लाह के हमलों की रणनीति भी तैयार की जाती है। यानी इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर को पूरी तरीके से तबाह करने की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज तड़के इजराइल ने मध्य बेरूत में बशूरा इलाके पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 6 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ये वो है तस्वीरें जिसमें इमारतों को हुआ नुकसान साफ दिखता है। चिंता की बात यह कि इस हमले में लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने इजराइल पर आरोप लगाया कि उसने फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल किया है, जिन पर दुनिया में पाबंदी लगी हुई है। कई मानवाधिकार संगठन इससे पहले भी इजराइल पर आरोप लगाते रहे कि वो दक्षिणी लेबनान के गाँव कस्बों में फॉस्फोरस का बमों का इस्तेमाल करता रहा है। आपको बता दें कि फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल सेनाएं रात में उजाला करने के लिए करती रही हैं। इससे बमों के जरिए आग लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और एक बार जलने के बाद इसे बुझाना मुश्किल होता है। ये चमड़ी और कपड़ों से चिपक जाता है, जिससे कोई भी भयानक तरीके से झुलस कर मर सकता है। इसका धुआं भी आंखों और सांस की नली के लिए घातक होता है। इससे ठीक एक दिन पहले लेबनान के मोर्चे पर इजराइल को सबसे बड़ा झटका लगा था, जब जमीनी रास्ते से हमले के दौरान उसके 8 सैनिक हिजबुल्लाह के जवाबी हमले में मारे गए। ये उसी से जुड़ी तस्वीरें हैं, जिनमें इजरायली सेना अपनी हताहत सैनिकों को स्ट्रेचर में ले जाते हुए दिख रही है और उन्हें ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह को छापामार युद्ध में माहिर माना जाता है और ज़मीनी रास्ते से उससे निपटना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। इस बीच ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर मिसाइलों से हमले किए। उनमें दावा किया गया कि इजराइल के नेवातिम एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है।
हालांकि इजराइल बड़े नुकसान की बात से इनकार करता रहा, लेकिन अब मान रहा है कि उसके कुछ एयरबेसों को नुकसान पहुंचा है। नेवातिम उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण एयरबेस है। नेवातिम फौजी एयरबेस की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एयरक्राफ्ट हैंगर यानी जहां विमानों को रखा जाता है, उसकी छत में मिसाइल हमले से एक बड़ा सुराख नजर आता है। इजराइल फौज ने ही ये तस्वीरें भी जारी की हैं। नेवातिम एयरबेस में इजरायली सेना के आधुनिकतम विमानों को रखा जाता है, जिनमें अमेरिका से खरीदे गए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट विमान शामिल हैं, जिनका दुश्मन पता नहीं लगा सकता, ऐसा इस विमान की क्षमता है, कहा जाता है। इजराइल अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब कब और कैसे देगा ये साफ नहीं है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि ईरान को जवाब दिया जाएगा। ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. उधर ईरान लगातार इजराइल को आगाह कर रहा है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिसके नतीजे भयानक हो जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियां लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि इजराइल पश्चिमी एशिया को एक ऐसे युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहा है जिसमें अमेरिका भी खींचा चला जाएगा। उन्होंने कहा कि वो शांति और सुरक्षा चाहते हैं। इससे पहले ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी भी कह चुके हैं कि हमने जानबूझकर इजराइल के आर्थिक और औद्योगिक ठिकानों पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो हमारा जवाब और भयानक होगा। अब सवाल यही है कि कुछ भी भयानक होगा तो सिर्फ वो ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाला, पूरी दुनिया पर उसका असर दिखेगा। दुनिया का कारोबार और शेयर बाजार पहले ही हिचकोले इस वक्त खा रहा है। भारत का शेयर बाजार ही लीजिए, ईरान के हमलों के बाद आज पहली बार खुलते ही भारतीय शेयर बाजार ने गहरा गोता खाया और निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आज दिन भर में स्वाहा हो गए। आम निवेशकों के लिए तो ये झटका सहना सबसे मुश्किल होता है। युद्ध बढ़ा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर महंगाई पर होगा। यही नहीं, इस युद्ध में दुनिया के और भी देशों के खींचे चले आने का डर भी बना हुआ है। हालांकि अभी हालात वैसे बने नहीं हैं और हो सकता है ना भी बने, तो भी बाकी नुकसान तो झेलने ही होंगे। सवाल ये कि क्या इस बात को सब समझ रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में कई देशों का रुख देखें तो सब यही कहते हैं कि जल्द से जल्द शांति की कोशिश होनी चाहिए। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि लड़ाई और ज़्यादा बढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो बयान सामने आया, उसमें साफ उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश अगर इजराइल करेगा तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। Sir, can I ask you what is your support an attack on Iran's nuclear site by Israel? The answer is no, and I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in force. इजराइल कहाँ हमला करेगा ये अभी भी साफ नहीं है, लेकिन उसके हमले की आशंका बहुत जताई जा रही है। उसके निशाने सोच समझकर ही तय होंगे। इससे पहले ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइलें दागी, उनकी लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी थी। जैसे हमने कुछ देर पहले दिखाया कि उसमें इजराइल के कुछ एयरबेस शामिल थे। हर निशाने के पीछे ईरान की खास रणनीति थी। यही समझने के लिए चलते हैं वॉर मॉनिटर रूम में अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास और जानते हैं कि अब ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। 2 जो लोग हैं वो मामूली तौर पर घायल हुए, इजराइल की तरफ से कहा गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बिल्डिंग को जो नुकसान पहुंचा या हाईवे को भी नुकसान जो पहुंचा वो मामूली तरीके का था। एक दावा ईरान की तरफ से ये भी किया गया कि मोसाद के मुख्यालय के पास भी जो है हमला वो किया गया, हालांकि वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आया, कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, और उसके अलावा जो डेविड स्लिंग है या फिर जो एरो 2 और 3 जो सिस्टम है, जो
तीन तरफा सिस्टम है, तीन स्तरीय जो सिस्टम है, उसने इजराइल का काफ़ी बचाव किया। और क्योंकि ईरान से जो मिसाइलें चली थी उसको पहुंचने में इजराइल जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगा, तो काफ़ी रिएक्शन टाइम था इजराइल को अपने लोगों को सचेत करने को, बंकरों में जाने कहने को, सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहने को। तो इस वजह से जो जान माल का नुकसान है वो अधिक नहीं हो पाया, लेकिन ईरान की ज़रूर ये कोशिश रही और इसलिए उसने ऐसे ठिकाने चुने जो सैन्य ठिकाने वो बता रहा है। लेकिन क्योंकि हवा में भी बहुत सारे मिसाइलों को नष्ट किया गया तो उसके स्प्लिंटर्स जो हैं जगह जगह गिरे और उससे कुछ नुकसान हुआ इजराइल को। मिसाइलों के ये हमले और आगे और हमलों का अंदेशा दुनिया भर को भी परेशान कर रहा है। इसी बात पर बात करने के लिए बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पश्चिम एशिया के संकट पर एक आपात बैठक की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रही टिट फॉर टैट वायलेंस यानी सबक सिखाने की हिंसा को बढ़ने से तुरंत रोका जाना चाहिए, जो पश्चिम एशिया के लोगों को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। The events of the past week, the past months, and indeed nearly the past year make it clear. It's high time for an immediate ceasefire in Gaza, with the immediate and unconditional release of all hostages, the effective delivery of humanitarian aid to Palestinians in Gaza, and irreversible progress to a two-state solution. It's high time for a cessation of hostilities in Lebanon, re-election towards full implementation of Security Council resolutions 1559 and 1701, paving the way for diplomatic efforts for sustainable peace. It's high time to stop the sickening cycle of escalation after escalation that is leading the people of the Middle East straight over the cliff. इसके अलावा गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमलों की भी गुटेरेस ने आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल की भी आलोचना की और कहा कि उनके महासचिव रहने के दौरान इजराइल ने सबसे भयानक फौजी अभियान चलाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों ही पक्षों की आलोचना अब की है। इससे पहले इजराइल ये कहकर सबको चौंका चुका है कि उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अपने देश में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। We have seen a dramatic escalation, so dramatic that I wonder what remains of the framework this Council established with Resolution 1701. संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के इस बयान को राजनीतिक बयान बताया। इजराइल ईरान के तेवरों के बावजूद दुनिया में दोनों ही पक्षों के देश संयम बरतने के पक्ष में रहे हैं। रूस ने कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ताज़ा हालात को देखते हुए हम सभी पक्षों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। हम उन सभी कार्रवाइयों की आलोचना करते हैं जिनसे नागरिकों की मौत हो रही है। भारत ने भी हालात पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में युद्ध के बढ़ने से गहरी चिंता में हैं और सभी पक्षों से धैर्य बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा की अपील दोहराते हैं। ये ज़रूरी है कि ये लड़ाई व्यापक ना हो। हमारा आग्रह है कि हर मुद्दा बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का विरोध करते हैं और उन सभी कदमों का विरोध करते हैं जो तनाव बढ़ा रहे हैं। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर पर प्रभाव रखने वाले देशों से कहा कि वो संकट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें वार्ता से खुद को दूर नहीं करना चाहिए, जिससे एक हल निकलने में मदद मिल सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने पश्चिम एशिया में अमेरिका और यूरोपीय देशों की सेनाओं की मौजूदगी की आलोचना करते हुए कहा कि स्थानीय देश अपने विवादों का हल कर सकते हैं, शांति में रह सकते हैं, लेकिन बाहरी सेनाओं की मौजूदगी झड़पों, युद्धों, चिंताओं और दुश्मनी का स्रोत है। साफ है कि ईरान भी संकेत दे रहा है कि वो विवाद का अब हल चाहता है। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सरस्वती रॉय जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और दीपक वोरा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरस्वती जी इस पूरे मामलों की जानकार है, विदेश मामलों की जानकार हैं, रणनीतिक मामलों की जानकार है। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मैं संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर आगे बात करूंगा दीपक सर आपसे, और मैं जानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर
आप क्या क्या बोलते रहे, कई बार हमारी आपसे इस बारे में चर्चा हुई है। लेकिन फ़िलहाल जो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया 2 दिन पहले, परसों रात को, और उसके बाद से लेकर अब तक की जो सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि चीज़ें एस्केलेशन में चली गई हैं या अभी भी रिस्ट्रेंट हो सकता है दोनों तरफ से, इजराइल भी और ईरान भी? सर आभारी हूँ, जब भी आपके साथ रहता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आपका चैनल तो आउटस्टैंडिंग है, और फिर IDSA से जो हमारी सहयोगी हैं, शी इज ब्रिलियंट। मैं उनके सामने उनकी जो जानकारी है मुझसे कहीं ज्यादा है। आपने अभी सवाल किया कि ईरान ने रिटेलिएट किया है, किस चीज के लिए? इसराइल ने ठोका था ईरान को, ये क्या रिटेलिएशन हो? रिटेलिएट होता है आप मुझे झापड़ मारे, मैं आपको एक झापड़ मारता हूँ। इसराइल ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या किया था कि वो हनिया वनिया था, उसको उड़ा दिया था जब वो वहां छुपा हुआ था तेहरान। दूसरा उन्होंने लेबनान में ठोका ये नसरल्ला को। ईरान पे कहां हमला हुआ था उसका? चाहते तो कर सकते थे। सो पहली चीज तो ये है कि ईरान पहले था इजराइल वर्सेस आतंक, अब है इजराइल वर्सेस अ कंट्री जो सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका नाम है ईरान। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर कि डी एस्केलेशन की जो हम बात करते हैं, डी एस्केलेशन फॉर व्हाट? अगर आपने मुझ पर हमला किया, एक तमाचा मारा, मैं तो 4 मारूंगा आपको। ये तो इजराइल के DNA के अंदर है सर। आई रेकमेंड करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखें, ये किताब पढ़िएगा। हमारे मित्र है रॉनिन बर्गमैन, उनकी किताब है राइज टू किल फर्स्ट। ये तालमुड जो जूइश धर्म है उसकी सारी जो कलेक्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि उठो और पहले मारो उसको, इससे पहले कि वो आपको मारे। तो यही वो कर रहे हैं। सेकंड थिंग सर जी, ईरान कितनी बार कह चुका है कि यहूदी लोगों को जीने का अधिकार नहीं, इजराइल को जीने का अधिकार। इजराइल ने ये कभी नहीं कहा। हिजबुल्लाह के संविधान में है दैट इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। मेरा ये मानना है सर, इजराइल जो इस समय कर रहा है, इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल। अब ये जो बुड्ढन साहब हैं जो कहते हैं हम इजराइल का सेल्फ डिफेंस का राइट है बट ही शुड नॉट अटैक न्यूक्लियर फैसिलिटीज, किसको बेवकूफ बना रहा है ये? इतने सालों से जो कहते रहे ईरान से कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैप करो, और वो डिस्कशन चलती रही। फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कुछ बोल दिया, इसने कुछ बोल दिया, फिर वो छोड़ के चले गए, ईरान ने पुल आउट किया और अब फिर एनरिचमेंट शुरू कर। मेरा मानना है सर, बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग और जो मेरे मैसेजेस एक्सचेंज करता रहता हूं अपने इजरायली फ्रेंड से और बाकियों से, अगले 48 घंटे में जहां जहां यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है ईरान में, इजराइल को सब मालूम है, उनको उड़ा देगा। उड़ाने के बाद जो बाइडेन कहेगा यार देखो हमने तुमसे कहा था मत करो, चलो कर दिया, अगली बार मत करना। This is what is going to happen. And one result of this. That's very interesting analysis दीपक सर आपका Let me just कि finish अगले Sir, just one minute. जी ईरान अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, मैं देख रहा हूं सर, somebody has sent it to me. Raytheon shares up by 12%. Boeing shares up by 8%. Northrop Grumman shares up by 8%. और बाकी कंपनियों के और सारे। ये किसको फायदा हो रहा है इस जंग से? मेरे चाचा को तो नहीं हो रहा है, ना वो जो बुढ़ा बैठा हुआ है वहां, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की कोई संस्था होती थी, अब तो मरने वाली है। किसी को फायदा नहीं हो रहा अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री। कौन रोकेगा इसको? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आपका, और आप कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो पलट के रिटेलिएट करेगा और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर करने वाला है। सरस्वती जी, आपको भी लग रहा है उस दिशा में चीज़ें चली गई और वो हुआ तब तो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी? देखिए, पहले थोड़ा सा इसको आप लोगों को नमस्कार। और वोरा साहब तो हमेशा बहुत अच्छा समा बांधते हैं किसी भी चीज़ का, एक पूरे फ्लेवर के साथ उस चीज़ को बताते हैं। मैं थोड़ा सा उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहूंगी सुमित यहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि अगर आप वेस्ट एशिया में देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर देखते हैं, और ईरान का अगर आप जो 79 के बाद से जो पर्सनैलिटी देखते हैं, हर स्टेट की एक पर्सनैलिटी होती है। तो ईरान की जो पर्सनैलिटी रही है, उसने अपनी इन्फ्लुएंस को उस रीजन में स्थापित ही प्रॉक्सीज के द्वारा किया है। ईरान के अपने जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो क्या करते हैं ईरान के रेजिम को रन करने के अलावा? कौन सी उन्होंने ऐसी सीधे सीधे लड़ाइयां लड़ी हैं? बेसिकली उन्होंने वहां पर एक नेटवर्क बनाया है प्रॉक्सीज का, जिसको वो फाइनेंस करते हैं, जिसको वो आर्म करते हैं, जिसको वो सपोर्ट करते हैं, और बाद में डिनाइबिलिटी भी रखते हैं कि ये हम नहीं है, ये तो प्रॉक्सीज हैं। और इन प्रॉक्सीज में 3H जो प्रॉक्सीज हैं उनका नाम सबसे पहले आता है, हमास, हिजबुल्ला और हुतीज। और इसके अलावा 2 और आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जैसे इराक में कुछ आर्म्ड ग्रुप्स हैं और सीरिया में आर्म्ड ग्रुप्स हैं।
अब इनके थ्रू वो इजराइल का जीना मुहाल करते रहते हैं। आपको कहीं ये भी पता है कि वहां पर एक और इक्वेशन है जो सऊदी और ईरान के बीच में सुप्रीमसी को लेकर, कि एक सुन्नी जी। नेता है, एक शिया नेता है। लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो बहुत जमाने तक ये साथ में थे। उसके बाद से सऊदी अरेबिया, यूएई ने समझ लिया कि इसकी जरूरत नहीं है, लिहाजा वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाने लग गए। लेकिन ईरान का जो अभी भी जो रुख था वो वही था जो वोरा साहब बता रहे थे, कि बेसिकली इसराइल शुड नॉट एग्जिस्ट एज ए नेशन। और इसराइल ने क्या किया है अक्टूबर 7 के अटैक के बाद, जो अपने आप में बिल्कुल मैं कहूंगी कि जघन्य अपराध था, जिसके लिए कोई प्रोवोकेशन नहीं था एज सच। उसके बाद से इसराइल ने यह समझा है कि अगर हमें इस चीज को जड़ से मिटाना है तो उसके लिए उन्हें करना क्या है। ऑल आउट वॉर कोई नहीं चाहता, ऑल आउट वॉर में किसी का कोई खास भला भी नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सीज को पाला ही इसलिए जाता है कि एक तरीके की डिनायबिलिटी हो। और अगर आप इसराइल का अप्रोच देखेंगे तो वो अप्रोच पे बिल्कुल सीधा सीधा है, वीकन करने के लिए। यहाँ पे जो ये प्रॉक्सीज के द्वारा ये जो जंग जो लड़ रहा है ईरान अलग अलग तरीके से, तमाम जिसमें कोई जिनीवा कन्वेंशंस नहीं होते, जिसमें किसी प्रकार के हथियारों पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं अब इसराइल उसी भाषा में उनको जवाब दे रहा है और जी। उन प्रॉक्सी से लड़ रहा है। आपने देखा हमास को कैसे खत्म किया, अब हिजबुल्ला के लिए उन्होंने क्या किया, पेजर्स कैसे उड़ाए गए, और क्या हुतीस को भी वो कर रहे हैं। और इससे क्या मुझे जो समझ में आता है वो ये कि देखिए, ऑल आउट जंग होने का कोई कारण नहीं है, ईरान के पास कैपेबिलिटीज नहीं है। ईरान इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक लोनलीनेस आपको दिखती है ईरान में। कारण यह है कि ईरान को सपोर्ट करने वाली जो एक्सेस है उसमें मेनली जो जैसे रशिया है, रशिया से जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो पैसा आता है, या रशिया के थ्रू जो हथियार आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसराइल को इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं है, उसने सीधे सीरिया के पास में जहां पे रशियन जी। बेस है वहां के पास में उसने अटैक कर दिया सुबह सुबह। तो ये समझ में हमें आ रहा है कि इसराइल जो है वो नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच एक इसराइल ने लिया है, इनफैक्ट और एक ऑल फौजल आउट जी, कॉन्फ्लिक्ट में बीच कोई में इंटरेस्ट आपको टोक रहा हूँ माफ़ी के साथ, वेल अब्बाद साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वेस्ट एशिया मामलों के एक्सपर्ट है। वेल भाई, मैं आऊँगा आपके पास। आप लोगों की इजाज़त से मैं अपनी सहयोगी कादम्बिनी के पास चलना चाहता हूँ। कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है वॉर मॉनिटर रूम से, और वो बताएंगी कि क्या ईरान को जवाब देते वक्त इजराइल धैर्य दिखा पाएगा, और अगर वो ईरान पर हमला करता है तो किस किस जगह को निशाना बना सकता है। आइए देखते हैं, कादम्बिनी के पास चलते हैं और कादम्बिनी की इस रिपोर्ट को देखते हैं। कादम्बिनी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ईरान ने तो चुन चुन कर निशाने अपने इजराइल में चुने। अब इजराइल का मौका है कि वो ईरान में कौन से ठिकाने चुनता है, कौन से निशाने चुनता है जिन पर वो मिसाइलें दाग सकता है, जिन पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। सबसे पहले बात आती है जब ईरान की, तो बात आती है तेल की। आप देखें तेहरान की, यहाँ पर हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। 102 तेल क्षेत्र हैं पूरे ईरान में, और 205 यहाँ पर तेल के कुएं भी हैं। तो सबसे पहली नज़र उन्हीं पर जाती है। तो जो एक बड़ा ठिकाना जो हो सकता है, निशाना जो हो सकता है, वो खर्ग आइलैंड हो सकता है। ये सी पोर्ट है जहाँ से एक्सपोर्ट सारा कुछ चलता है, और यहाँ पर 41 ऑपरेशनल क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक्स हैं। दूसरी जगह हो सकती है अहवाज फील्ड है, ये एक सुपर विशाल ऑयल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर भी हमला हो सकता है। फिर उसके बाद मारून फील्ड है, यहाँ पर भी इजराइल निशाना लगा सकता है। ये दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है ईरान का। अगाजरी तेल क्षेत्र है, और यहाँ पर भी अच्छा खासा तेल का भंडार है। गसरन क्षेत्र है, यहाँ पर कुल भंडार करीब 52.9 बिलियन बैरल माना जाता है। और करंज क्षेत्र है, ये भी ईरान का तेल का क्षेत्र है, और ये भी करीब 2 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तेल है जिस पर निशाना लगा सकता है इजराइल। लेकिन परमाणु के बारे में, उनके फैसिलिटीज़ के बारे में लगातार बात हो रही है कि ईरान के जो परमाणु केंद्र है, उनके फैसिलिटेशन से वहाँ पर हो सकता है। तो नतांज का नाम मैं सबसे पहले लूँगी। वहाँ पर एक बार पहले भी 2021 में इजराइल माना जाता है कि उसने साबोटाज किया था, तो एक ये निशाना हो सकता है। और उसके अलावा एक और यहाँ पर है फोर्दो, इस पर भी निशाना लग सकता है। ये यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, यहाँ पर भी निशाना इजराइल जो है वो लगा सकता है। उसके अलावा बुशहर है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भी। फिर कराज है, ये भी, यहाँ पर भी बताया जाता है कि पहले ईरान का दावा है कि उसने एक हमला रोका है। उसके अलावा अराक है, यहाँ पर भी ये करीब 50 किलोमीटर है तेहरान से, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर भी निशाना लगा सकता है। इस्फहान न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर है, यहाँ पर माना जाता है कि कम से कम 3000 वैज्ञानिक जो हैं वो काम कर रहे हैं। इनके अलावा कूम है, इसको अघोषित माना जाता है, मार्टिन है, और सघन यज्ब है।
जी कादम्बरी, यानी कुल मिलाकर ये वो जगह दिखाई दे रही हैं जहाँ पर जो 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 इजराइल के निशाने पर होंगी और इजराइल वहाँ पर हमले कर सकता है, जैसा कि दीपक बोरा साहब इशारा कर रहे थे। वाइल अवाद साहब, आपको लेके आना चाहता हूँ इस चर्चा में, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप हम सबसे बेहतर वेस्ट एशिया को समझते हैं। अवाद साहब, 2 दिन में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो गई है। हालांकि मैंने पिछले 24 घंटे में जो बयान देखे अक्रॉस द ग्लोब, सब वर्ल्ड लीडर्स या उनकी कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि भाई लड़ाई और नहीं बढ़नी चाहिए। अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप परमाणु हमलों को निशाना बनाएंगे तो अमेरिका आपके साथ नहीं है इजराइल को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आज हमला होगा तो कहाँ होगा, किस बात का अंदेशा है, ईरान की कौन सी जगह इस वक्त निशाने पर होगी? एक तो सबसे शुरू से जब तक ये झगड़ा शुरू हो गया थी, जंग हो रहा है, तो नेतन्याहू खुद मांग रही ईरान ड्रैग द यूनाइटेड स्टेट इनटू रीजनल वॉर। ये तो दोनों को साथ में करना चाहिए, झगड़ा शुरू करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बिल्कुल वहां पर ये शुरू किया था। ईरानियन वाले के लोग में जो डिप्लोमेट है, तो सीरियन अंदर एक जो ईरानियन कॉन्सुलेट वो मार दिया था, पर ईरान इंतकाम कर दिया था और इजराइल भी उसके बाद एक्शन रिएक्शन भी करा दिया था। लेकिन जब तक हनिया से मारा था और उन्होंने मतलब ये ईरान में खुद अमेरिकन डिप्लोमेटिक मूवमेंट में खुद एश्योरेंस भी दे दिया था ईरान के लिए, आप लोग मत रिटेलिएशन मत करना, क्योंकि हमारा जो अभी तक सीज फायर हो रहा है और उसके बंद करना चाहिए। ये तो युद्ध है जो फलस्तीनी वाले के ऊपर जो इजराइल में शुरू किया था, उसकी बंद करना चाहिए, लेकिन वो तो बंद नहीं हुआ था। तो इसलिए ईरान में जब तक हसन नसरुल्लाह मार दिया था, उन्होंने डबल एक्शन करा दिया था, उन्होंने रिटेलिएट भी किया। ये सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका किसी के देश मारने के लिए यूएन चार्टर भी कह रहे, आर्टिकल 51 भी कह रहे, अगर यू आर ऑलरेडी अंडर फायर यू हैव द राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमारी बात ये कहना चाहते, जब तक फलस्तीनी वाले के इशू एड्रेस नहीं कर रहा है, तो ये किसी को भी यूज कर सकते। आप ये कह रहे प्रॉक्सी भी है, ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, सीरिया, हमास होती है, लेकिन आप अगर याद रखना है 1979 पहले तो ये शाह ऑफ ईरान और इजराइली दोस्ती है ना, प्यारी है, भाई है, जो उसकी साथ ही साथ है। जब तक ईरानियन रिवोल्यूशन आ गया था, जो इस्लामिक रिवोल्यूशन, उसके लिए फलस्तीनी वाले की एम्बेसी दे दिया था और इजरायली एम्बेसी हटा दिया था ईरान के अंदर, तो उसकी शुरू हो गया था उसके बाद। लेकिन हमारी प्रॉब्लम इजराइल के साथ में ईरान की बात नहीं है, प्रॉक्सी या ना प्रॉक्सी है, हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाइड है। सीरियन गोलन इज ऑक्यूपाइड, शिबा फार्म इन लेबनान इज ऑक्यूपाइड, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक एंड गाजा इज ऑक्यूपाइड। अगर हम लोग हक नहीं है लिबरेट करना चाहिए, किस बारे हम लोग इस बात करना चाहिए? If you don't want to address occupation and aggression and expansion, then we have no right to discuss any other issue. ईरान में आ गया था क्योंकि अरब वैक्यूम हो गया, सारे अरब मुल्क में they withdraw from the Palestinian cause, bilateral हो गया, अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट बंद नहीं हुआ, तो इसलिए आ गया था। लेकिन अगर कल शांति हो रहा है, 2 स्टेट सोल्यूशन हो रहा है, तो ईरान कहाँ जाएंगे? ईरान वापसी जाएंगे। अभी आते हैं अवाद साहब, सॉल्यूशंस पर भी आते हैं और हम उस दुनिया की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसकी भूमिका पर भी आते हैं। ये आखिरकार वो क्या कर रहा है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र है? सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है। इस वक्त जब दुनिया में कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, तो ये क्या कर रहा है? उसकी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है और उसका कोई प्रभावी असर दिख ही नहीं रहा। और ये सवाल इसी एक विवाद से नहीं उठ रहे हैं। दुनिया में चाहे जहां बड़ा संकट हो, देशों की आपसी लड़ाइयाँ हो या देशों के अंदर गृह युद्ध हो, वहाँ संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अक्सर उतनी प्रभावी नहीं रही जिसके लिए उसकी स्थापना की गई। कई बार उसे सिर्फ कागजी शेर या बिना नाखून और दांतों का शेर कहा गया, क्योंकि कोई भी पक्ष उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का ये ताज़ा संकट हो जब ईरान और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं, चीन ताइवान का विवाद हो, ये तमाम विवाद ऐसे हैं जहां संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बिल्कुल नगण्य के समान कही जा सकती है। बल्कि ये कहा जाए कि पश्चिम एशिया का आज का जो संकट है उसकी भूमिका एक तरह से संयुक्त राष्ट्र ने ही नवंबर 1947 में रखी थी, जिसके आधार पर उसने मई 1948 में ब्रिटेन के उपनिवेश को यहूदी देश इजराइल और अरब देश फिलिस्तीन और जेरूसलम सिटी के तौर पर बांट दिया था। तब फिलिस्तीनी अरबों और अरब लीग ने इस बंटवारे को खारिज कर दिया। अपने अस्तित्व को चुनौती मिलने के बाद इजराइल भी आक्रामक रहा। उसने वहां अपना विस्तार करना शुरू किया, जिसका अरब देशों ने विरोध किया और इजराइल ने उनके साथ कई युद्ध भी लड़े। 1948, 49, 1956,
1967, 1973, 1982, 2006, 2023 और अब 2024 में ये एक नया युद्ध। संयुक्त राष्ट्र ने जो बुनियाद रखी वहां आज क्या हो रहा है, इजराइल किस तरह से चारों ओर कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, उसकी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि ये मध्य पूर्व में चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है और ये अपनी लड़ाई 7 अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा है। ये 7 मोर्चे क्या हैं और यहाँ उसकी लड़ाई किससे है, इस मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोर्चा नंबर 1, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो है वो वहाँ इजराइल का एक मोर्चा हमेशा खुला रहता है। हालांकि यहाँ से इजराइल पर हमले कम ही होते हैं, लेकिन सैन्य अभियान जो है इजराइल यहाँ पे चलाता रहता है। निशाने पर हमास और उससे जुड़े संगठनों के लोग होते हैं। अपने सेटलर्स की सुरक्षा के नाम पर भी इजराइल यहाँ पर सैन्य अभियान चलाता रहता है। हालांकि ये मोर्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, युद्ध की तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये एक सतत मोर्चा है जहाँ इजराइल को अपनी ताकत जो है लगानी पड़ती है। अब अगर बात करें मोर्चा नंबर 2 की, तो वो है लेबनान। लेबनान का जो मोर्चा है वो काफ़ी गर्म है अभी, और ख़ासतौर पे हिजबुल्लाह जिस हिसाब से यहाँ पे इजराइल को निशाना बनाता रहता है, इस वजह से इजराइल को भी यहाँ जूझना पड़ रहा है। पिछले साल 8 अक्टूबर के बाद से ये हमले काफ़ी बढ़ गए, लिहाजा इजराइल अब लेबनान की जो राजधानी है बेरूत समेत इसके अलग अलग हिस्सों में हवाई हमले तो कर ही रहा है, दक्षिण लेबनान में घुसकर ज़मीनी छापेमारी भी कर रहा है। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म किए बगैर जो है वो अपना ऑपरेशन नहीं रोकेगा। और देखिए दक्षिणी लेबनान में जो ऑपरेशन उसने कुछ दिन पहले किए, उसके ये दृश्य हैं जो पीछे आप देख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान में अलग अलग सुरंगों को उसने नष्ट किया, भूमिगत ठिकानों को नष्ट किया, और उसकी जो कोशिश है वो ये कि उत्तरी इलाके को अपनी सुरक्षित करना चाहता है वो इजराइल के, और इसलिए यहाँ पर वो इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाता रहता है। तो ये एक बहुत ही एक्टिव मोर्चा है और इससे जो युद्ध की संभावना, जो आशंका जो है वो बढ़ गई है। तो इस मोर्चे के बाद अगर मोर्चा नंबर 3 की बात करें, तो मोर्चा नंबर 3 जो है वो इजराइल के लिए वो है सीरिया। और सीरिया जो है देखिए यहाँ स्थित है, और ये जो है वो लेबनान के लिए एक बहुत ही सिरदर्द वाला जो मोर्चा है वो ये है, क्योंकि ईरान पोषित जो संगठन है उसके खिलाफ इजराइल जो है लड़ाई लड़ता रहता है। दमिश्क तक में इजराइल ने हवाई हमले किए जिसमें कईयों की जान गई, और जान जाने वालों में हाल ही में एक टीवी एंकर भी वहां की शामिल थी। इसके बाद काफ़ी आलोचना भी हुई, क्योंकि इजराइल जो हमले करता है उसकी जद में उसके हिसाब से जो आतंकवादी हैं वो तो आते ही आती हैं, लेकिन साथ में जो आम सिविलियंस हैं वो भी निशाना बनते हैं। और इस तरीके से ये मोर्चा जो है उसके लिए काफ़ी एक ट्रैप है, और इजराइल को चाहते ना चाहते भी वहाँ उससे जूझना पड़ता है। अब इसके बाद बात करते हैं मोर्चा नंबर 4 की, यानी कि चलते हैं इराक की तरफ। अब जो इराक है, यहाँ जो शिया मिलिशिया है उसको ईरान से समर्थन मिलता है, और इजराइल इस वजह से वहाँ पे जूझता रहता है। हालांकि ये मोर्चा जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, लेकिन संघर्ष की जो आशंका है वो हमेशा बनी रहती है, और यहाँ पर भी जो हमले हैं वो इजराइल की तरफ से किए जाते हैं, और इराक की तरफ से भी इजरायली हितों पर जो हमले हैं वो लगातार होते रहते हैं। तो अब इसके बाद मोर्चा नंबर 5 की बात करते हैं, और वो मोर्चा नंबर 5 जो है वो है गाज़ा। और गाज़ा और इजराइल की जो सीमा है वो बिल्कुल लगी हुई है। 3 तरफ से जो गाज़ा है वो इजराइल से घिरा हुआ है, और 7 अक्टूबर को जिस तरीके से गाज़ा से हमास ने हज़ारों की तादाद में रॉकेट दागे, और उसके बाद इजराइल ने गाज़ा में पहले हवाई हमले किए, और उसके बाद जो ज़मीनी ऑपरेशन किया वो सब ने पिछले 12 महीनों से सभी देख रहे हैं। गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच के संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है वो दशकों पुरानी है, लेकिन अब जो है यहाँ स्थिति काफ़ी बदल गई है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जो है यहाँ पूरी ताकत इजराइल को अपनी झोंकनी पड़ी है, और लिहाजा गाज़ा में जान माल की भारी तबाही हुई है। हालांकि हमास अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सका है, और उसकी तरफ से जो भी ताकत उसकी बची है उसके मुकाबले छिटपुट जो हमले हैं वो इजराइल पर होता रहता है, और इजराइल अभी भी पूरी ताकत से बमबारी जो है वो गाज़ा में कर रहा है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम मोर्चे की, और वो जो अहम मोर्चा है वो है ईरान का। और क्यों है ये अहम मोर्चा, ये हम आपको बताते हैं। ईरान का जो मोर्चा है वो इजराइल का सबसे बड़ा मोर्चा है। ईरान ने जो हमले किए हैं
करीब उसने दावा किया कि 400 मिसाइल उसने दागी, लेकिन इजराइल ने माना कि 200 के करीब मिसाइल जो है उसकी तरफ आए और उसके बाद एक पूर्ण युद्ध जैसी हालत जो है यहाँ पे बन गई है। ईरान इस लिहाज से भी इजराइल के लिए सबसे अहम मोर्चा है, क्योंकि यहीं से ईरान जो है हुती, हिजबुल्लाह, हमास, शिया मिलिशिया जैसे अपने प्रॉक्सीज़ को फंड करता है, उसको ताकत देता है। और ये तमाम जो प्रॉक्सीज़ हैं वो चारों तरफ से इजराइल को घेरे हुए हैं और ईरान पर इजराइल की मंशा इस तरह से सैन्य चोट करने की है कि वो आगे इजराइल तक मिसाइल न दाग पाए और साथ ही साथ अपने प्रॉक्सीज़ को हथियार आदि न भेज पाए। लेकिन इजराइल इसमें क्या पूरी तरह से सफल होगा, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि ये दशकों से चल रहा संघर्ष है और उसमें नए पन्ने जो हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अब सातवें और आखिरी मोर्चे की बात करते हैं, वो है यमन। देखिए, यमन और इजराइल के बीच हज़ारों किलोमीटर की दूरी है, बीच में पूरा सऊदी अरब है, लेकिन इसके बावजूद यमन से इजराइल पर हमले होते रहे हैं। हुती जो विद्रोही हैं उनकी तरफ से ड्रोन तक भेज दिए गए तेल अवीव में हमले के लिए और एवज में इजराइल की तरफ से भी यमन पे हमला किया गया है। इजराइल की कोशिश यमन के उन ठिकानों को नष्ट करने की, खासतौर पे बंदरगाह जैसे ठिकानों की, जहां से उसको लगता है कि यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान की तरफ से हथियार मिलता है और वो उनकी ताकत को ख़त्म करना चाहता है। और यमन से जो हुती विद्रोही हैं वो न सिर्फ इजराइल पर हमले करते हैं बल्कि हमास के समर्थन में और गाज़ा में सीज़ फायर की मांग के साथ उन्होंने लाल सागर हो या फिर फारस की खाड़ी हो या फिर ओमान की जो खाड़ी है वहाँ तक उन्होंने ड्रोन हमले शुरू किए उन जहाज़ों पर जो इन इलाकों से गुजरते हैं और इसकी वजह से जहाज़ों का आना जाना जो है वो बाधित हुआ। अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा और ये जो पूरा रूट है उसको बदलने को भी कई जहाज़ की कंपनियां जो हैं वो मजबूर हुई। तो यमन जो है वहाँ पे जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत इजराइल के खिलाफ झोंकी हुई है। तो ये पूरे जो है 7 मोर्चे वो इजराइल को घेरे हुए हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो मध्य पूर्व का जो संघर्ष के जो ये बिसात है वो ये है जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की। और इजराइल को इन 7 मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। उसकी लड़ाई में अमेरिका जैसा देश साथ है, इसकी वजह से उसे एक ताकत मिलती है। लेकिन देखना है कि क्या आखिरकार नतीजा क्या होता है। संघर्ष दशकों से चल रहा है और दशकों तक चलता रहेगा, ये बात तो तय है। तो 7 फ्रंट खुले हुए हैं इस वक्त इजराइल के खिलाफ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त की ताज़ा खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने फिर रॉकेटों से हमला किया है इजराइल की तरफ। रॉकेट दागे हैं, कई जगहों पर रॉकेट गिरने की खबर आई है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। और तो और ये भी खबर आई कि कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई है। इजराइल के कई शहरों में, कई इलाकों में जहां पर ये रॉकेट गिरे हैं वहां पर बत्ती गुल होने की खबर भी सामने आ रही है। लाइट चली गई है वहां पर, या तो बड़े किसी पावर रिएक्टर को निशाना बनाया गया है या एहतियातन लाइट बंद की गई है, ब्लैकआउट किया गया है, वो जानकारी अभी हासिल की जा रही है। लेकिन उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में बत्ती गुल है। हिजबुल्लाह ने रॉकेटों से हमला बोला है और जो जानकारी मिली वो IDF ने, जो कि इजराइल की डिफेंस फोर्स है, उसने सफद, बिरिया और में सायरन की सूचना दी है। वहाँ पर सायरन तेज बज रहा है सफद और बिरिया इलाके में। IDF ने ये सूचना दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। तो हालात जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि आशंका है कि फिर कुछ हमला होगा, इजराइल करेगा कि ईरान करेगा। तो शुरुआत तो ये तो हिजबुल्लाह की तरफ से आई है, लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, हिजबुल्लाह ने दागे और उत्तरी इजराइल को निशाने पर लिया गया है। मेरे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। दीपक वोरा साहब हैं, स्वस्ति रॉय जी हैं और वैल आबाद साहब हैं। आपके सब्र के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की और मैं उसको ज़रूर यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। आज से करीब 25-30 साल पहले दीपक सर, हम जब स्कूल में थे और संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ते थे तो बहुत सम्मान के साथ पढ़ते थे। और इनफैक्ट आज की तारीख में भी संयुक्त राष्ट्र के बारे में स्कूलों में, कॉलेजेस में मॉडल यूनाइटेड नेशंस लगती हैं और बाकायदा सिखाया जाता है कि क्या भूमिका है। दवाइयाँ बांटना, मदद करना, मानवाधिकार काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली परीक्षा संयुक्त राष्ट्र की तब होती है जब 2 देश आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जब हथियारों का इस्तेमाल होता है, जब मासूम लोगों की जान जाती है इस लड़ाई में। और संयुक्त राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, 190 से ज़्यादा देश उसके सदस्य, और वो कुछ नहीं कर रहा है। 2.5 साल से हम रूस यूक्रेन में देख रहे हैं और बीते 1 साल से हम वेस्ट एशिया में देख रहे हैं। क्यों? सर, आपका अहम प्रश्न है और आप क्षमा करेंगे अगर मैं
वेरी ऑनेस्टली एंड ओपनली अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। 1973 में मैंने भारतीय विदेश सेवा में कदम रखा था। मेरी उम्र अब 73 साल की है, 51 साल मुझे हो गए हैं कूटनीति में। उस समय जब 73 में मैं आया तो मेरी पोस्टिंग जहां हुई, मैं एकदम एक चीज समझ गया था। उस समय सोवियत संघ जिंदा था। जब सोवियत संघ और अमेरिका सहमत थे तो द यूएन वाज पॉइंटलेस। जब वो सहमत नहीं थे, इट वाज पावरलेस। एट ऑल अदर टाइम्स इट वाज यूजलेस। अब आप क्या देख रहे हैं सर, सो गया है। मैंने इनकी कई मीटिंग्स अटेंड की हैं सर। एक तो मौका आया था साउथ सुडान में, मुझसे कहा गया कि मिशन हमारा हेड करो। मैंने कहा मुझे बख्शो, तो बेकार की 80 साल हो गए हैं इस बुढ़िया को या बूढ़े को। 80 साल पुरानी चीज कोई आपके घर में है जिसका आप अभी प्रयोग करते हैं, लेकिन मरने से इनकार करता है। जो पंचायत वहां बैठी है ना 5 कौरवों की, वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। पहली बार क्वाड मीटिंग में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे। उन्होंने कहा वी विल रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हम एक्सपैंड करेंगे परमानेंट मेंबरशिप। नहीं तो 60 साल से प्रपोजल पे प्रपोजल, डिस्कशन पे डिस्कशन। और क्या होता था सर, कभी आप मीटिंग अटेंड करें यूएन जनरल असेंबली की, मैं तो कई बार गया हूं, आंखें हमारी खुली हैं लेकिन हम सो गए हैं कि क्या फायदा इसकी बात सुनने का। मेरे एक मित्र हैं पॉल विल्सन, उनकी किताब है द टूम्ब, पढ़िए। उसने कहा है कि अगर जितने डिप्लोमेट्स हैं दीपक वोरा जैसे, उनको बाहर निकाल दिया जाए यूएन बिल्डिंग से और इसको नाइट क्लब बना दिया जाए तो मानवता के लिए बहुत अच्छी चीज। इट इज अ कंप्लीटली यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो गुलाम साहब हैं, जो भी इसका नाम है, अब तो इसने भाषण दिया है 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, कि उसने कहा है कि हमने जो संस्थाएं बनाई थी वो तो पुराने जमाने की हैं, अब नई संस्थाएं बनानी। और यही आदमी 1 साल पहले कहता नहीं नहीं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब ये डर गया। सर, टेक माय वर्ड, द यूएन इज मिसिंग इन इनएक्शन। राइट, वेरी ट्रूली यू हैव पॉइंटेड आउट। वेल साहब, आप भी मानते हैं कि ये पॉइंटलेस, पावरलेस और यूजलेस संस्था है संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा इसकी? कोई बदला है नहीं, इसलिए हमको ये कहना चाहते हैं, ये तो सबसे बड़ी एम्बेसडर वोरा मालूम हो गया। इसी की रेजोल्यूशन 181 जो उन्होंने डिवाइड किया था फलस्तीनी के लिए, उन्होंने एक देश दे दिया इजराइल के लिए। वो इजराइल सिर्फ ये रिकॉग्नाइज किया था, उनकी दुनिया में इजराइल रिकॉग्नाइज किया था, ये इजराइल एग्जिस्टेंट आ गया था। आप अभी मैप दिखा रहे हैं, तो मैप की बात जो पहले फलस्तीनी है, अभी पूरा इजराइल है, तो पूरा खा गया था। यूएन बिल्कुल हैंडीकैप में कुछ नहीं किया था, क्योंकि दीज आर द विक्ट्रीज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर जो उन्होंने बनाया था, लेकिन उनके लिए कोई मानते भी नहीं, ना इंडिया ना कोई साउथ वॉइस नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमको वी आर सब्जुकेटेड टू ऑल द एट्रोसिटीज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द 5 नेशंस। इनफैक्ट स्वास्थी जी, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, बीते 24 घंटों में हमने तमाम नेताओं के बयान देखे, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सब ने कहा कि वॉर नहीं होना चाहिए, पीस की तरफ जाना चाहिए, कोई रास्ता सुझाना चाहिए। गुटेरेस साहब ने भी कहा कि बहुत लड़ाई हो गई, बहुत परेशान किया, सब समाधान होना चाहिए। मतलब हम लोग देख रहे हैं गुटेरेस साहब की तरफ कि वो कुछ इंटरवीन करेंगे, वो लीडर की तरह बिहेव करेंगे और वो अपील कर रहे हैं। नहीं तो कैसे कर सकते हैं वो इंटरवीन, क्योंकि यूएन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ही फ्लॉ है। यही बात तो समझने वाली है कि यूएन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पोस्ट 1945 वर्ल्ड ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अभी वोरा साहब बता रहे थे, यूएन जैसी संस्था से इस बात की उम्मीद लगाना ही गलत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो नामक राक्षस बैठा है, और जब तक वो बैठा रहेगा वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की चीज आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया में ग्लोबल आपको लेवल पे फ्रैगमेंटेशन और बाइफर्केशन दिखता है। और वहां पे आपको चाइना और रूस का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर का विजन है, वो आपको यूएस या वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर के विजन से बिल्कुल अलग दिखता है। तो ऐसे में अगर एक कोठरी बनी हुई है स्वास्थी जी वहां पे चाइना और रूस की, और वो P5 को अगर हम P6, P7, P8 करना चाहें, इंडिया को लाना चाहें, तो क्या ये संभव है जो रिफॉर्म की बात अभी की गई? तो देखिए, उसमें बात समझने वाली यह है कि केवल एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 को P6 या P7 बनाने से बात नहीं बनेगी, जब तक आप एक वीटो का पावर नहीं देंगे। और अगर आप वीटो का पावर दे भी देते हैं भारत जैसे किसी देश को, मतलब अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लेकिन उसके बाद भी जो कॉन्सेप्ट है वीटो का, वो मेजॉरिटी या कंसेंसस का नहीं है। वो वीटो का मतलब यह है कि अगर 100 सुनार की तो 1 लोहार की। अगर आप उसमें P5 को P500 भी बना दें, लेकिन अगर एक वहां बैठा हुआ है उस चीज को वीटो करने के लिए, तो बात तब भी नहीं बनेगी।
की। इसीलिए यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जी। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ फ्लॉ है। अगर आप इसको Right. चेंज करना है तो आमूल चूल परिवर्तन करिए, अपना समय मत बर्बाद करिए। और यहाँ पे हम लोग स्पेशली यूएन को लेके जो बातें करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को उसके अंजाम के साथ छोड़ दें, उसको अपने हाल पे रहने दें, वहां पे वीटो के प्रॉब्लम को बैठे रहने दें। और यूनाइटेड सबसे बड़ा रिफॉर्म यही होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र में, जो कि मेरे तीनों महानुभावों के अनुभव के बाद मैं बोल सकता हूं कि भाई आप वीटो पावर जो मिला हुआ है कुछ देशों को, वो हाथ से लिया जाए। वो नहीं चलेगा, बाकायदा वोटिंग हो और मेजोरिटी के साथ चीज़ें तय हों, तो शायद कुछ रिफॉर्म एक दिखाई देगा। मेरे पास वक्त दीपक सर, एक जल्दी से कोई कमेंट कर दिया आपने, सर नाम है सर लाया, जल्दी से, मेरे पास वक्त की कमी है। दीपक सर 10 सेकंड समझ गया वक्त की कमी है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ सर, इसको खत्म कर दो, इसको उड़ा दो, मिटा दो। इजराइल के एम्बेसडर ने यही कहा है और दुनिया बड़ी खुशहाल हो जाएगी। दीपक वोरा साहब की राय है कि संयुक्त राष्ट्र को ही खत्म कर देना चाहिए। स्वस्थी रहो दीपक वोरा, वेलाबाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जाते जाते आपको बताना चाहेंगे, ब्रेक के पहले जाएं उसके पहले। ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के बारे में विचार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का यह बयान आया है कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया जा सकता है, और बाइडेन साहब के इस बयान के बाद से तेल की कीमतों में उछाल आ गया है, यानी महंगाई की दस्तक दिखाई दे रही है। अमेरिका ने कहा कि तेल के ठिकानों पर हमला हो सकता है, यानी इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करेगा। जैसा कुछ देर पहले हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, जैसा कि कादम्बिनी मेरी सहयोगी ने बताया था, उसी बात की आशंका है। अमेरिका भी यही कह रहा है। अमेरिका के पास इजराइल की जानकारी होती है, दोनों बहुत गलबैयाँ किए हुए हैं इस पूरे मामले में। और बाइडेन का ये बयान आने के बाद अब तेल के दामों में उछाल की आशंका जताई जा रही है। तेल के दाम इनफैक्ट ऊपर भी होने शुरू हो गए हैं, और महंगाई की दस्तक हमको इस वक्त दुनिया भर में दिखाई दे सकती है। तो लड़ाई भले ही इजराइल और इजराइल के आसपास के इलाकों में हो रही है, पर उसका असर पूरे के पूरे क्षेत्र में, पूरी की पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है और देने की आशंका बनी हुई है। और अब बात जेवर एयरपोर्ट की। यूपी के नोएडा में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहली उड़ान की तारीख सामने आ गई है। नोएडा के जेवर में बन रहे हवाई अड्डे के बन जाने से क्या फायदा होगा और कब से विमान सेवाएं शुरू होगी, देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की ये खास रिपोर्ट। कुछ ऐसा ही नजारा कुछ दिनों बाद दिखेगा जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हवाई अड्डे का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगले साल अप्रैल महीने में शुरू कर दिया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत ये होगी कि 17 अप्रैल से जब इसकी शुरुआत होगी तो न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का भी परिचालन यहाँ से शुरू हो जाएगा। आमतौर पर एयरपोर्ट्स की शुरुआत जब होती है तो पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ती हैं और उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आज हमको एक पत्र पहले भेजा था, एक सप्ताह पहले, कि फ़्लाइट शेड्यूलिंग के लिए और जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं उनके लिए डेट फाइनल कर लिया जाए। तो उसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, यापल के लोग थे, इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे और डीजीसीए के लोग थे। ये बैठक हमने आज दिन में की। यह भी ये फाइनल हो गया कि पहले दिन ही एक अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट कम से कम या एक से ज़्यादा और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी काफ़ी सारी शुरू होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भी शुरू होगी फ़्लाइट और डोमेस्टिक भी शुरू होगी। एयरपोर्ट से जुड़े अलग अलग विभागों ने एक बैठक कर कुछ अहम फैसले लिए, जिनके हिसाब से एयरपोर्ट की शुरुआत 17 अप्रैल 2025 से होगी। टिकटों की बिक्री फरवरी में शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का टिकट 90 दिन पहले और घरेलू विमान सेवा के टिकट 1.5 महीने पहले बुक किए जा सकेंगे। ट्रायल नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे। शुरुआत में एक दिन में 60 से ज़्यादा विमानों की आवाजाही हो सकेगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने पर अनुमानित लागत 10,000 करोड़ से ज़्यादा की आई है। एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर बन रहा है। अनुमान है कि इसकी सालाना क्षमता 1.25 करोड़ यात्रियों की होगी। इसके शुरू हो जाने से दिल्ली हवाई अड्डे का लोड काफ़ी कम हो जाएगा। एयरपोर्ट को मेट्रो लाइन से भी जोड़ा जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों बल्कि दिल्ली की भी एक आबादी को एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। साथ ही इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी भार काफ़ी कम हो जाएगा।
जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीजेपी सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील है और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। नोएडा में बन रहे इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर साल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और सरकार ने लक्ष्य रखा था कि इसको रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार कर देंगे। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो जाएगा जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स होंगे। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि योगी सरकार के $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली एयरपोर्ट जिस पर अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है वो ट्रैफिक कम होगा और जेवर एयरपोर्ट जब शुरू होगा तो आपस में बहुत ज़्यादा सामंजस्य भी होगा और लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितना अभी एयरपोर्ट पर आ रही हैं, क्योंकि 2 एयरपोर्ट इसी विसिनिटी में काम कर रहे होंगे। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।